अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 10 पढ़नी है। इससे प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में। आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम पढ़ेंगे ड्रग्स यूज्ड इन एनेस्थेटिक और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है ड्रग यूज्ड इन एनेस्थेटिक। एनेस्थीसिया कंडीशन के अंदर जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पे एनेस्थीसिया की जो क्लासिफिकेशन की गई है ड्रग्स के अकॉर्डिंगली, एक तो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं और दूसरे नंबर पे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं। जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स में इनहेल्ड ड्रग्स हैं जिनको हम इनहेल्ड कर सकते हैं सांस के जरिए। जिन ड्रग्स को दिया जाता है उनमें हैलोथिन है, और दूसरे नंबर पे जिसको इंट्रावीनियसली पेरेंटल रूट से दिया जाता है वो बेंजोडाज़ेपिन्स है। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि जनरल एनेस्थेटिक के लिए इस्तेमाल होती हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक की डेफिनेशन पढ़ ली है। दोबारा रिपीट करते हैं अगर कोई दोस्त नया इस वीडियो पे आया है। तो जनरल एनेस्थेटिक ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरी बॉडी को अनकॉन्शियसनेस किया जाता है, जिसमें डिसेंसिटाइज कंडीशन हो जाती है बॉडी की, और किसी मेजर सर्जरी के लिए इस जो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं इनको यूज किया जाता है। जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन हम ये जान चुके हैं कि जब मुकामी तौर पे या डेंटिस्ट जो हैं ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं या मुकामी तौर पे टिपिकली अगर कोई छोटा ऑपरेशन या इस तरह का कोई प्रोसीजर करना है, कट वगैरह लगाना है, तो जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं जिसमें लिडोकिन है इसको हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद आज की प्रेजेंटेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम देखेंगे हैलोथिन जनरल एनेस्थेटिक इनहेल्ड के बारे में, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे कि जो हैलोथिन ड्रग है ये जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है और इसको जो रूट है इसका इनहेलेशन रूट है, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस तरह से जो बॉडी है इसको अनकॉन्शियस कंडीशन में चेंज करती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है नो स्पेसिफिक रिसेप्टर। हमने पढ़ा था कि बहुत सी ड्रग्स जो हैं वो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होती हैं और रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद जो है अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती हैं, लेकिन यहाँ पे नो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द लोकस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एक्शन। इस जनरल एनेस्थेटिक एक्शन के लिए अभी तक इसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऐसे रिसेप्टर की नहीं हुई जो कि स्पेसिफिकली हैलोथिन का रिसेप्टर है या जनरल एनेस्थेटिक रिसेप्टर है। जनरल एनेस्थेटिक इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गाबा रिसेप्टर्स। इनका काम क्या है कि ये गाबा रिसेप्टर्स जो है इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। आपको पता है कि ये जो गाबा रिसेप्टर है ये इनहिबिटरी नेचर का रिसेप्टर है। इसकी सेंसिटिविटी को इसको स्टिमुलेट किया जाता है एट क्लिनिकली इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। जो क्लिनिकली इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग की वो जाके स्टूडेंट्स गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है, और इसकी सेंसिटिविटी या इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने का जो नतीजा है वो आपको बता देते हैं। दिस काज अ प्रोलॉन्गेशन ऑफ द इनहिबिटरी क्लोराइड आयन करंट। इस आपको इसका पता है कि गाबा जो है इनहिबिटरी नेचर का न्यूरोट्रांस रिसेप्टर है। जब गाबा ही इस पे आके बाइंड होता है तब ये क्लोराइड की एंट्री को अलाउड करता है और सेल के अंदर जो है वो हाइपर पोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी क्लोराइड जो है वो आपको पता है कि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है क्लोराइड आयन के पास। अगर ये गाबा रिसेप्टर अपने अगर ये गाबा को इनिशिएट करता है तो गाबा जो है वो क्लोराइड की एंट्री को अलाउड करेगा, प्रोलॉन्गेशन। ठीक है, प्रोलॉन्गेशन अगर क्लोराइड की एंट्री जो है वो अलाउड हो गई तो नर्व्स इस सेल के अंदर जो है वो ज्यादातर नेगेटिव आयन ही क्लोराइड आयन जो है उसकी एंट्री जो है वो ज्यादा देर तक रहेगी, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स है पर्टिकुलरली, वो डीसेंसिटाइज हो जाएगा। किसकी वजह से? हाइपर पोलराइजेशन की वजह से। क्लोराइड आयन चैनल जो नेगेटिव नेचर के हैं वो ज्यादा देर तक सेल के अंदर रहेंगे तो क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा? नर्व सेल्स डीसेंसिटाइज हो जाएंगे, और यही हमें जो है वो आउटपुट चाहिए थी, यही हमें जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये चाहिए था कि नर्व सेल्स डीसेंसिटाइज हो जाएं। ठीक है,
आफ्टर पल्स ऑफ गाबा रिलीज, ठीक है, यही वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करती है, गाबा को स्टिमुलेट करती है, हैलोथीन और वहां पे क्लोराइड्स की जो एंट्री है उसको अलाउड करती है। प्रोलॉन्गेशन के लिए क्लोराइड के लिए ये चैनल ओपन होता है गाबा का, और वहां पे हाइपरपोलराइजेशन की वजह से नर्व सेल्स डिसेंसिटाइज होंगे। उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिकली न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी इज, पोस्ट न्यूरॉनिक जो है इसकी एक्साइटेबिलिटी होगी थस डिमिनिश्ड, ठीक है, ये जो एक्साइटेबिलिटी है उसको भी ये खत्म करेगी पोस्ट सिनेप्टिकली न्यूरोनल पे जो प्रेजेंट होगी। हैलोथीन इंड्यूस द एनेस्थेटिक स्टेज रैपिडली, बहुत जल्द जो हैलोथीन है ये एनेस्थेटिक की कंडीशन जो होगी उस स्टेज पे जो नर्व्स की एक्टिविटी है उसको लेकर आएगी। एंड क्विक रिकवरी मेड इट एन एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस, यानी सबसे पहला इसका फंक्शन जो ये होगा कि एनेस्थेटिक स्टेट पे रैपिड लेकर आएगी पेशेंट को, और दूसरे नंबर पे इसकी जो रिकवरी होगी उसके बाद की कंडीशन में जब हमने मतलब आफ्टर सर्जरी इसकी जो रिकवरी है वो भी बहुत जल्द पेशेंट की हो जाएगी, ठीक है, और जल्दी मतलब जो पेशेंट है उसको होश आएगा। अब इसका थेरेपेटिक यूजेस देखते हैं। हैलोथीन इज अ पोटेंट एनेस्थेटिक, यानी ये पोटेंट एनेस्थेटिक है बट आर रिलेटिवली वीक एनाल्जेसिया, लेकिन इसको हम वीक एनाल्जेसिया के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी ये एक बहुत कम पेन के लिए भी इस्तेमाल होती है या पेन का एहसास भी ये खत्म करती है। इट इज अ पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है, ये ब्रोंकोडाइलेटर भी है, यानी ब्रोंकाई और ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है ब्रोंकाई को भी डायलेट रखती है ताकि इनहेलेशन में आसानी हो। हैलोथीन रिलैक्स बोथ स्केलेटल एंड यूट्राइन मसल्स, अब स्केलेटल मसल्स की रिलैक्सेशन की तो सर्जरी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सो हैलोथीन स्केलेटल मसल्स को भी रिलैक्स रखती है और इसके साथ ही यूट्राइन मसल्स को भी ये रिलैक्स करती है। स्टूडेंट इसके फार्माकोनाइटिक्स की बात करें कि बॉडी इसके साथ क्या सलूक करती है, तो हैलोथीन इज ऑक्सीडेटिवली मेटाबोलाइज्ड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जरिए से जो है ये स्टूडेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ये मेटाबोलाइज होती है। अब जो मेटाबोलाइज्ड है इन द बॉडी टू टिश्यूज, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होती है। हैलोथीन एनेस्थीसिया इज नॉट रिपीटेड एट इंटरवल्स ऑफ लेस देन 2 to 3 वीक्स, यानी इसको 2 से 3 हफ्तों के इंटरवल से रिपीट करना चाहिए इस एनेस्थीसिया को। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो दीगर ड्रग्स की तरह ये जो इसकी एडवर्स इफेक्ट है, सबसे पहले है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के बारे में बार बार आपको स्टूडेंट्स बता चुका हूं और इस टर्म्स को आप माइंड में रखा करें। ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट का ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हो जाना, कम हो जाना, जबकि टेकीकार्डिया हार्ट रेट का ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हो जाना। ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट का कम होना, टेकीकार्डिया हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना। आप स्टूडेंट्स उसके बाद मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये स्टूडेंट्स एक मल्टीपर्पज टर्म है जिसको मेलिग्नेंट हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसके अंदर एक तो जो है रैपिड टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाना, उसके बाद कुछ स्पाज्म की कंडीशन भी हो जाती है, उसके बाद ब्रेडिकार्डिया की भी सिम्टम्स आ जाती हैं, ठीक है, और ये डेंजरस कंडीशन जो है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकती है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये इनकी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एग्जाम्पल ऑफ इनहेल्ड एनेस्थीसिया। अगर जो इनहेल्ड एनेस्थीसिया है इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो ये इनकी एग्जाम्पल है इसोफ्लोरेंस, ठीक है, डिसफ्लोरेंस, उसके बाद सीवोफ्लोरेंस, ये वो ड्रग्स हैं जो कि इनहेल्ड एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।